वेलकम टू यास्मीन्स ऑडियो नॉवेल्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नॉवेल्स को लाइक शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ साथ फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की नॉवेल की जानिब, जिसका नाम है मदहोश। इस नॉवेल को तहरीर किया है इरफान अहमद खान ने। बाब अव्वल, कुर्बानी। खुदा की कसम, हम बहुत मुख्तलिफ हैं। खुदाई नहीं, हम खुदा मांगते हैं। कोई आ जाएगा। उस बेचारी को अब भी ये उम्मीद है। एक नर्स ने दूसरी नर्स से बड़े तासुफ से कहा, उम्मीदों के सहारे जीते बहुत लोग देखे हैं, मगर सूफिया की तो मिसाल ही अलहदा है। खाविन तलाक दे गया, रिश्तेदार जवाब दे गए, गुर्दे का इंतजाम अभी हुआ नहीं, फिर भी अक्सर कहती है कि कोई आ जाएगा। कम से कम मेरी नजर से तो ऐसी मरीजा कभी नहीं गुजरी। दूसरी नर्स ने गोया पहली वाली की बात से पूरा इत्तेफाक करते हुए कहा, मैं तो यही कहती हूँ, अल्लाह उसकी मुश्किल आसान करे। नर्स के मुंह में अभी ये अल्फाज ही थे कि एक खुश लिबास, खुश शक्ल और दराज कद नौजवान हाथ में फूलों का गुलदस्ता थामे उनके सामने आन खड़ा हुआ, जिसे देखते ही दोनों ने अपने ढलके सीनों से ढलकते दुपट्टे ऐन उसी तरह ओढ़ लिए जैसा उन्हें एक गैर मर्द की मौजूदगी में होना चाहिए था। क्या मिसेस जमशेद से मुलाकात हो सकती है? नौवारिद उनके इस अमल के दौरान अपनी बात कह चुका था। सूफिया की बात कर रहा है। एक नर्स ने दूसरी से कहा, आप उनके क्या लगते हैं? दूसरी ने नौजवान का गहरी नजरों से जायजा लेते हुए कहा। उसने मामूल से गहरा सांस लेते हुए नौजवान के कपड़ों से उठने वाली अपनी पसंदीदा मशहूर कुन खुशबू अपने फेफड़ों में खींची, जिसे चंद रोज कबल महंगी होने की वजह से वो खरीद ना पाई थी। और नौजवान की आमद उसे ये बात याद दिला गई थी, मैं उनका कुछ नहीं लगता, मगर उनके खाविंद मेरे दोस्त हैं और मैं फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में मुल्क से बाहर था, आज ही वापस आया हूँ। अजनबी मुलाकाती ने जवाब दिया, जो अपने मुख्तसर तारुफ के बाद नर्सों के लिए यकसर अजनबी नहीं रहा था। उन्होंने बतौर हीरो उसकी कई फिल्में देखी थी। अच्छा, तो आप अलमास खान हैं? दोनों नर्सों ने बेग ज़बान होकर कहा। वैसे आप फिल्म से काफी मुख्तलिफ नजर आते हैं। दोनों में से एक ने उसका बगौर जायजा लेकर कहा। अलमास खान को मिसेस जमशेद यानी सूफिया जमशेद से मिलने की जल्दी थी, इसलिए वो बेचैन सा होकर बोला, प्लीज आप मुझे मिसेस जमशेद से मिलवा दें। पहले आप ऑटोग्राफ दें। दोनों नर्सें ऑटोग्राफ लेने की गर्ज से कोई सादा कागज तलाश करने लगीं। अलमास खान ने गुस्सा छुपाते हुए चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट तारी की, जैसे उसका शॉर्ट टेक होने वाला हो। असल में वो सख्त बेजार था। प्लीज जल्दी करें, मैंने अभी जाकर डबिंग भी करानी है। अलमास खान ने ऑटोग्राफ देते हुए इल्तिजा की, आपको सुनकर अफसोस होगा। नर्स की बात अभी यही थी कि अलमास खान का दिल अपनी जल्दबाजी के बाइस धड़क उठा। क्या हुआ मिसेस जमशेद को? वो अभी तक खैरियत से हैं, मगर आपके दोस्त ने उन्हें तलाक दे दी है। नर्स के अल्फाज अलमास खान के कानों में तेजाब की तरह उतरते चले गए। वो जैसे बॉय क्लब में लगे हुए जुए की सबसे बड़ी लड़ की तरह घूमते सर को थामे कुर्सी पर बैठ गया। दोनों नर्सों को उसकी ये हरकत महज अदाकारी महसूस हुई, मगर फिर भी उन्हें ये सब कुछ मुसरत आमेज और दिलचस्प सा महसूस हुआ। रात की ड्यूटी में ऐसी सूरत हाल उनकी खुशकिस्मती ही कही जा सकती थी। जमशेद ने ऐसा क्यों किया? अलमास खान ने कुछ देर बाद अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में ग्लिसरीन से पाक आंसू तैर रहे थे। हमसे क्या पूछते हैं, अपने दोस्त से पूछें। दोनों में से एक नर्स ने कहा और दूसरी ने उसकी तरफ देखते हुए तायद की। पानी का एक गिलास मिल जाएगा। अलमास खान खुद को इंतहाई कमतर महसूस कर रहा था।
क्योंकि उसकी पहचान उस अस्पताल में जमशेद के हवाले से थी, जिसने अपने तर्ज अमल से खुद को बदतर साबित किया था। पानी भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी, दोनों में से एक नर्स ये कहते हुए मुलहका कमरे में गई और कुछ देर बाद पानी का गिलास और चाय का मग लिए लौटी। अलमास खान ने एक ही सांस में पानी का पूरा गिलास चढ़ा लिया और गिलास वापस रखते ही चाय का मग थाम लिया, जिसमें से उठती भाप उसके अंदर की गर्मी जाहिर कर रही थी। किसी मरीज से बिस्किट वगैरह तो मांग लाओ, अलमास खान जैसा मेहमान आया है हमारे अस्पताल में, चाय पानी लाने वाली नर्स ने दूसरी से कहा। दूसरी नर्स हंसते हुए उठकर चली गई। चाय काफी थी। अलमास खान ने चाय का बड़ा सा घूंट भरते हुए कहा, जो खिदमत हम आपकी कर सकते हैं वो तो करने दें। नर्स ने अकेली होने का फायदा उठाते हुए बड़ी अदा से कहा। अलमास खान बड़ी खामोशी से चाय पीता रहा और उसकी चाय खत्म होने के करीब थी जब नर्स उसके लिए बिस्किटों का आधा डब्बा और चंद केक पीस लेकर लौटी। उसका मग दोबारा चाय से भर दिया गया और उसे बिस्किटों और केक का एक बड़ा हिस्सा खाना पड़ा। आपके ख्याल में तलाक देने की नौबत क्यों पेश आई? अलमास खान सूफिया जमशेद से मुलाकात नर्सों से मालूमात हासिल कर लेने के बाद करना ज्यादा बेहतर ख्याल करता था। मेरा तो ख्याल है वो गुर्दे का इंतजाम ना कर सका और अखराजात से घबराकर सूफिया को तलाक देकर भागा है, वरना तलाक देने की और कोई वजह नजर तो नहीं आती। नर्स ने अपनी राय दी। मेरा तो ख्याल है मैं सूफिया पर जाहिर ही ना करूं कि मुझे तलाक दिए जाने का इल्म है। अलमास खान ने मशवरा तलब अंदाज में दोनों नर्सों की तरफ देखते हुए पूछा, और अगर सूफिया ने खुद इस बात का जिक्र कर दिया तो? दोनों में से ज्यादा तेज नजर आने वाली नर्स ने उल्टा अलमास खान से सवाल किया। तो फिर अदाकारी करनी पड़ेगी। अलमास खान ये कहते हुए उठ खड़ा हुआ। तेज नर्स अलमास खान को सूफिया के कमरे के बाहर छोड़कर लौट गई। अलमास खान ने दरवाजे पर सुबुक सी दस्तक दी। कम इन प्लीज, अंदर से इंग्लिश में मुतरन्नम जवाब आया। अलमास खान दरवाजे का लट्टू घुमाते हुए कमरे में दाखिल हो गया और बिस्तर पर नीम दराज बैठी सूफिया को फोकस किया। उफ, इस कदर हसीन, बीमारी के बावजूद, शोबे से ताल्लुक रखने के बावजूद अलमास ने दिल में खुले दिल से एतराफ किया। सलाम भाभी, कैसी हैं आप? अलमास खान ने बेड के पास पड़े बेंच पर बैठते हुए कहा, जिसके एक कोने पर मुरझाए हुए फूलों के कई गुलदस्ते पड़े थे, मगर उसने अपना ताजा फूलों का गुलदस्ता सूफिया के करीब रख दिया। सूफिया ने उसे उठाया, फूलों पर लिपटा प्लास्टिक थोड़ा सा हटाया और उन्हें कुछ देर सूंघने के बाद वहीं रख दिया जहां उन्हें अलमास खान ने रखा था। आप अलमास खान हैं? आप हमारी शादी में भी नहीं आए थे, सूफिया ने अलमास खान का सवाल गोल करते हुए पूछा। मुझसे बड़ी अदाकारा तो तुम हो, अलमास खान ने दिल में सोचा, मगर उसकी जुबान पर यही आया। मैं आज ही वापस आया हूं। और एक बार फोन पर जमशेद ने आपके अस्पताल में होने के मुतालिक भी बताया था। कब फारिग हो रही हैं अस्पताल से? अभी तो मेरे लिए गुर्दा तलाश किया जा रहा है। शायद आपको पता नहीं, आपके दोस्त ने मुझे तलाक दे दी है। सूफिया ने अलमास खान पर जल्द ही अपनी ताजा तरीन हैसियत वाजे कर देनी मुनासिब समझी। कब? क्यों? अलमास खान ये जुमला कहने की मश्क दिल ही दिल में नर्स के साथ सूफिया के कमरे की तरफ आते हुए कई बार कर चुका था। 4 दिन पहले की बात है और वजह आपको वही मुझसे बेहतर बता सकेंगे। सूफिया जो बीमारी के साथ साथ ये सदमा भी सह चुकी थी, बड़े सपाट लहजे में बोली। उसकी हालत जो अलमास खान ने कमरे में दाखिल होते वक्त महसूस की थी, अब मालूम होती जा रही थी। मैं जमशेद से बात करूंगा, अलमास खान ने अपनी नाक से नीचे देखते हुए कहा। ये आपका और उनका मामला है। सूफिया ने ये कहते हुए वॉल क्लॉक और कैलेंडर की तरफ देखा जो उसे अपने पहरेदार लगते थे और वो उनसे बेजार हो चुकी थी। उसका बस चलता तो वो उन्हें किसी सैनिटरी वर्कर को उठवा देती। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? अलमास खान ने बहुत सोच समझकर लफ्जों का इस्तेमाल किया जिन्हें फिल्मी डायलॉग ना कहा जा सके।
आप मेरे लिए दुआ कर सकते हैं। एक मरीज को तो इन्हीं चीजों की जरूरत होती है। सूफिया के चेहरे पर ये कहते हुए कर्ब की ऐसी बारीक सी लकीर उभरी जैसे पहली का चांद दिखाई देता है। आपको सिर्फ दुआ की नहीं, गुर्दे की भी जरूरत है और इंशाअल्लाह उसका इंतजाम मैं करूंगा, अलमास खान ने पुरअज़म लहजे में कहा। आपसे पहले भी मुझे बहुत से लोग ये उम्मीद दिला गए हैं। सूफिया ने बड़ी सफाकी से कह डाला, उनमें कोई अलमास खान नहीं होगा। ये कहते हुए मारे खजालत के अलमास का चेहरा कानों से लेकर नाक तक सुर्ख हो गया। सारे मर्द जमशेद जैसे जनखे नहीं होते जो मुश्किल वक्त में अपना पीछा दिखा जाते हैं। जिंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में है। मैंने सिर्फ गुर्दे की फराहमी का जिम्मा अपने सर लिया है। अब मैं गुर्दे का इंतजाम करके ही आपके पास आऊंगा। अलमास यकदम खड़ा हुआ। बैठे तो सूफिया ने उसकी तरफ झुकते हुए उसे रोकने की कोशिश की। जाने क्यों उसे अलमास खान जैसे अदाकार की बातों से सदाकत की खुशबू आ गई थी और सच्चे इंसान का दिल तोड़ना उसे किसी सूरत भी मंजूर न था। आप नहीं जाएंगे, सूफिया ने पुरजोर अंदाज में कहा और ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। अलमास खान अब खड़ा न रहा। कुछ देर बेंच पर बेहिस्सो हरकत बैठे रहने के बाद साइड टेबल पर पड़ी सूफिया जमशेद की केस हिस्ट्री फाइल का जायजा लेने लगा। मैं यहाँ आपको, सूफिया की आवाज़ जज्बात की शिद्दत से ना सिर्फ कांप रही थी बल्कि उसमें सावों भादों की हवाओं जैसी नमी भी मौजूद थी। मैं अस्पताल आया हूँ, होटल में नहीं, जहाँ खाने पीने की तवक्को रखूँ। खुदा करे आप जल्द सेहतयाब हो जाएं, फिर आपको खूब तफरीह कराऊंगा और खिला पिलाकर मोटा कर दूंगा। अलमास ने सूफिया की बात पूरी तरह समझते हुए बड़ा माकूल सा जवाब दिया। मेरी कुर्बानी करेंगे क्या? खिलाया पिलाया और टहलाया तो कुर्बानी के लिए खरीदे गए जानवर को जाता है। सूफिया ने एक अरसे के बाद मुस्कुराते हुए किसी से खुलकर बात की थी। आप एक गुर्दे की कुर्बानी दे चुकी हैं। ऐन मुमकिन है खुदा की जात आपकी इस कुर्बानी को कबूल करते हुए सेहत अता फरमाए। वैसे सच्ची बात तो यह है कि मुझे आपके हौसले ने बहुत मुतासर किया है। अलमास का दिल सूफिया से बातें किए जाने को चाह रहा था। आजकल कौन सी फिल्म कर रहे हैं आप? सूफिया को अपनी तारीफ ज्यादा अच्छी ना लगी। इस वक्त तो मॉरिशस से फिल्म अजाब मुकम्मल करवा कर आ रहा हूँ। यकीन माने नाम की तरह शूटिंग भी अजाब ही साबित हुई। मैं इस दौरान 2 दफा मरते मरते बचा। एक बार समंदर में डूबते हुए और एक बार आंखों में डूबते हुए। फिल्म की हीरोइन ने मेरे साथ फ्री होने की बड़ी कोशिश की थी। वो समंदर से भी बड़ी मुसीबत थी। बड़ी मुश्किल से वापस पाकिस्तान लौटा हूँ। वैसे फिल्म आपकी दुआ से सुपरहिट होगी। जिसने भी रश प्रिंट देखी है उसने मेरे काम और फिल्म के गानों की बहुत तारीफ की है। फिल्म रिलीज होने में 2-4 माह लगेंगे और मैं इस दौरान बिल्कुल फारिग हूँ। मैं भी हॉलीवुड स्टाइल में एक वक्त में सिर्फ एक फिल्म करने का कायल हूँ। इंसान काम थोड़ा मगर सुथरा करे। किचन चलाने के लिए मैंने बाहर कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऑर्डर लिए हैं और पाकिस्तान में भी कभी कभार स्टेज ड्रामा कर लेता हूँ। अभी अकेला हूँ, घर की जिम्मेदारी कोई नहीं, इसलिए बड़ा अच्छा वक्त पास हो रहा है। सूफिया ने बड़ी दानिशमंदी से अलमास को सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के बारे में बातें करने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि वो अपने बारे में तीमारदारों के अच्छे बुरे रिमार्क्स सुन सुनकर चिढ़ सी गई थी। सूफिया ने अलमास पर ही वही हरबा आजमाया था जो गांधी ने जोश पर आजमाया था। एक बार जोश मली आबादी मुसलमानों के कुछ मसाइल पर बातचीत करने की कोशिश में महात्मा गांधी से मुलाकात करने के लिए गए। जब जोश ने गांधी के सामने मुसलमानों की मौरूजात की बाबत जिक्र शुरू किया तो गांधी ने उन्हें टालने की गर्ज से कहा, जोश साहब ये बातें तो चलती ही रहेंगी, आप अपना ताज़ा कलाम तो सुनाएं। बस फिर क्या था, जोश साहब मुसलमानों के मसाइल व वसाइल सब भूल भाल कर महात्मा गांधी को अपना ताज़ा कलाम सुनाने लगे। मेरे सोने का वक्त हो रहा है, अगर आप बुरा ना माने तो फिर किसी वक्त आ जाएं। सूफिया ने अलमास की एक तरफा गुफ्तगू मुकम्मल होते ही कहा, आपके कहने पर रुका था, आपके कहने पर चला जाता हूँ। अलमास को अचानक निशिस्त बर्खास्त करने का ये अंदाज कुछ बुरा लगा था, वरना उसका मूड अभी 1-2 घंटे बैठने का था।
लगता है आप बुरा मान गए। सूफिया को बरवक्त एहसास हो गया। अलमास ने कोई जवाब ना दिया और हाथ के इशारे से 2 उंगलियों वाला सलाम करते हुए कमरा छोड़ गया। सूफिया सोने से पहले खासी देर अपने रवैये पर नादिम होने के बाद बिल आखिर सो गई। अलमास सूफिया के कमरे से निकलकर एक बार फिर नर्सों के पास आया। उन्हें एक बार फिर दुपट्टे सीनों पर फैलाने की मुशक्कत करनी पड़ी। आपकी मुलाकात हमारी तवक्को से कहीं ज्यादा तवील रही, तेज और चुलबुली नर्स ने अलमास की कुर्सी संभालते ही कहा। हाँ, और बहुत दुरुस्त अंदाजा लगाया आपने, मुझे भी इसकी तवक्को नहीं थी। अलमास ने नर्स से इत्तफाक किया। तलाक की वजह पता चली? चुलबुली नर्स अलमास के एक बार फिर आ जाने पर बहुत खुश थी। वजह जो भी हो, मगर मेरे नज़दीक ये इंतहाई घटिया दर्जे और इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। इस सिलसिले में मैं अपने सगे भाई को भी माफ़ करने का रवादार नहीं। अलमास ने अपने जज्बात की पूरी तरह वजाहत कर डाली। और क्या क्या बातें हुई? दूसरी नर्स ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। फिर कभी तफसील बताऊंगा। अगर आप मुझे सूफिया के कागजात की फ़ोटो कॉपियाँ करवा दें तो ये भी मुझ पर एक मेहरबानी होगी। अलमास को अपना वादा जहन में लाते हुए वक्त तेजी से गुजरता महसूस होने लगा था। कॉपियां आपको इस वक्त तो नहीं, कल तक जरूर मिल जाएंगी। अब तो आपका आना जाना यहाँ लगा ही रहेगा। दोनों नर्सें एक दूसरे की तरफ देखते हुए मायने खेज अंदाज में मुस्कुरा रही थीं। ठीक है, मैं फोटो कॉपियां कल आपसे ले लूँगा। आप मुझे अस्पताल के बिल के बारे में तो बता सकती हैं ताकि मैं आपको उसकी अदायगी का चेक काट दूं। अलमास ने घड़ी देखते और जमाई लेते हुए कहा। यह भी आपको कल सुबह अकाउंट्स डिपार्टमेंट से पता चल सकेगा। लोग तो एडवांस अदायगी कर देते हैं और उनकी रकम एडजस्ट होती रहती है। गालिबन आपको ऐसा करने में टैक्स की छूट भी मिल जाएगी। नर्स अलमास की तवक्को से कहीं ज्यादा ज़हीन थी। आप ऐसा सोच सकती हैं, मगर मैंने ऐसा नहीं सोचा था। अलमास ये कहते हुए उठ खड़ा हुआ। उसे नर्सों की नजरों में मजीद सस्ता होना गवारा ना था। अलमास दोपहर चढ़े तक सोता रहा और नाश्ता करते ही उसने अस्पताल का रुख किया। सूफिया के बकायाजात अदा किए और उसकी मेडिकल फाइल की फोटोकॉपियां ली और सूफिया के लिए गुर्दे की तलाश शुरू कर दी। अलमास के लाए हुए तीनों लड़कों की टिश्यू मैचिंग ना हो पाई थी। तीसरे टेस्ट की नाकामी पर लेबोरेटरी इंचार्ज ने अलमास से कहा, पैसा आपका ज़ाया हो रहा है, अफसोस मुझे हो रहा है। अगर आप बुरा ना माने तो अपना टेस्ट करवा कर देखें। शायद कुदरत को आपका पैसा नहीं, कुर्बानी पसंद आ जाए। मैं आपकी बात पर गौर करूंगा। अलमास ने खुश दिली से उसे अदायगी करते हुए कहा और वापसी पर गाड़ी में अपने घर जाते हुए इस बात पर गौर करता रहा। मैं तो तुम्हें बाहैसियत दोस्त कभी भी गुर्दा देने का मशवरा नहीं दूंगा। अगर तुम्हें उस खूबसूरती की देवी पर अपना गुर्दा कुर्बान करने का शौक है तो मैं क्या, कोई भी तुम्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकता। वैसे मेरे इल्म में तो जो भी गुर्दा केस आए हैं वो सब के सब जिनसी लिहाज से नाअहल करार पा चुके हैं। अगर तुम जिनसी तौर पर रिटायर होने का इरादा रखते हो तो फिर कोई मुजाहिका नहीं, बल्कि मेरे एक कज़न को जनरल जिया के दौर में कोड़े पड़े थे। वो भी कोड़ों की सज़ा के बाद नामर्द हो गया था। अलमास के दोस्त कैमरामैन सज्जाद बुखारी ने उसे फ़ोन पर कायल करने की पूरी कोशिश करते हुए कहा। अलमास ने पुरसुकून से सज्जाद बुखारी की बातें सुनी और अपनी राय जाहिर किए बगैर फ़ोन बंद कर दिया। माँ, बहन या भाई को इस सिलसिले में बताना सीधा सीधा लड़ाई डालने वाली बात थी। उसे तनहा ही ये बड़ा और अहम फैसला करना था। अब खुश होना मेरी किस्मत में कहाँ। 3 टेस्ट नाकाम हो चुके हैं। वो कब तक इस बोर से काम में उलझा रहेगा? आखिर एक दिन उकताकर चलता बनेगा। सूफिया ने नर्स की दी हुई स्पिरिट ज़दा रुई अपने बाजू पे रगड़ते हुए कहा, लगता है दुनिया से आपका एतबार उठ चुका है। जहाँ तक मेरा ख्याल है अलमास साहब आपसे मोहब्बत करने लगे हैं और मोहब्बत इंसान से नामुमकिन नजर आने वाले काम भी करवा लेती है। चुलबुली नर्स ने अपनी राय जाहिर की। सूफिया नर्स की बात सुनकर मुस्कुराए बगैर ना रह सकी।
हर वक्त 150 लड़कियों में घिरे रहने वाले को मैं बीमार क्यों पसंद आने लगी? तुम लोगों को भी बेभाव दुआएं देने और सब्ज बाग दिखाने की आदत होती है। जो शख्स 4 गवाहों और सैकड़ों रिश्तेदारों की मौजूदगी में मुझे 3 बार कबूल करने के बावजूद बुरा वक्त देखकर भाग गया, उसके दोस्त से मैं ये उम्मीद रखूं कि वो मुझे अपना लेगा, मेरी जहानत नहीं हिमाकत होगी। और मैं इस दौर से गुजर चुकी हूँ। नर्स थी, मरीजों के साथ एक हद तक गुफ्तगू कर सकती थी। सिर्फ ये कहकर मैंने तो अपना ख्याल जाहिर किया था, चली गई। ख्वाब दिखाने वाले लोग भी कितने प्यारे लगते हैं। नर्स जब दोबारा टीका लगाने आई तो सूफिया ने उसे अपने तकिए के नीचे से निकालकर चांदी की एक अंगूठी दी जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था, और नर्स पहली नजर में उसे खालिस सोने ही समझी थी। ये किस लिए? नर्स घबरा सी गई। तुम्हारी बातें मुझे अच्छी लगी, सूफिया ने उससे नजरें चुराते हुए एतराफ किया। कौन सी बातें? नर्स की समझ में कुछ ना आया। वही जो तुमने दोपहर को मुझे टीका लगाते हुए की थी, सूफिया ने वजाहत की। मगर आप तो उस वक्त नाराज हो रही थीं। नर्स को हैरत आमेज खुशी हुई। कुछ बातों की वक्त गुजरने के बाद समझ आती है। यकीनन तुम्हारी चेहरा शनासी मुझसे बेहतर होगी। सूफिया ने शिकस्त मान ली। आपको याद होगा, मैंने जमशेद भाई के बारे में भी आपको वक्त से पहले ही बता दिया था कि वो आपको बामुश्किल बर्दाश्त कर रहे हैं और आपकी अलैदगी हो सकती है। अलैदगी ना हुई तो, मगर उससे बढ़कर तलाक हो गई, नर्स ने पुरएतमाद लहजे में कहा और अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। मुझे जरा अपनी जुबान तो दिखाओ, सूफिया ने नर्स से मजाकन कहा। देख लें, काली नहीं मेरी जुबान, मगर फिर भी मेरी कही तकरीबन हर बात पूरी होकर रहती है। नर्स ने सूफिया को अपनी जुबान इंतहाई गुंजाइश तक निकालकर दिखाते हुए कहा, तौबा, कितनी लंबी जुबान है तुम्हारी। गाय से कम क्या होगी। सूफिया को नर्स की जुबान देखकर खौफ सा आ गया। आप ये दुआ करें कि ये जुबान आपको दोबारा इस तरह कभी नजर ना आए। नर्स ने एक बेमायने सी बात कह दी जिसकी सूफिया को तो क्या, खुद उसे भी समझ नहीं आई थी। दूसरों के बारे में तो बड़ी पेशन गोया करती हो, अपने बारे में कुछ बताओ, कब शादी कर रही हो? सूफिया ने नर्स से पूछा जो उसकी दी हुई अंगूठी से खेल रही थी। यही तो मसला होता है हर नजूमी के साथ। हमारे पास वो आईना होता है जिसमें सिवाय अपने हमें हर किसी का चेहरा दिखाई देता है। वैसे आपस की बात है, मुझे अपनी उम्र इतनी ज्यादा नहीं लगती। नर्स ने बड़े राजदारा अंदाज में सूफिया के करीब होते हुए कहा, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? ये उम्र है तुम्हारी मरने वाली। सूफिया ने नर्स का गाल प्यार से थपथपाते हुए कहा, आपके सर में तेल लगाकर कंघी करूं? नर्स ने सूफिया का एहसान किसी हद तक उतारना चाहा। ये कोई पूछने वाली बात है? जिस तरह मर्द को खलीफा नहीं हज्जाम से शेव करवाते हुए मजा आता है, उसी तरह औरत कंघी चोटी करवाते हुए सुकून महसूस करती है। क्या तुम्हारी ड्यूटी ऑफ होने वाली है? सूफिया को नर्स की पेशकश अच्छी लगी थी। बाजी, अभी आपने खलीफा कहते कहते लफ्ज हज्जाम कहा। हमारे यहाँ तो गांव में हज्जाम के बजाय खलीफा को नाई कहते हैं। खलीफा और हज्जाम में आखिर फर्क ही क्या है? नर्स ने सूफिया के बालों में तेल लगाने की गर्ज से उसके बाल खोलते हुए कहा, ये सब हमारी जहालत की करश्मा साजियां हैं। इदारा खिलाफत के मुखालफिन ने लफ्ज खलीफा को तज़हीक आमेज बनाने की गर्ज से उसे हज्जाम के साथ मंसूब कर दिया, जैसे अंग्रेज लफ्ज सुल्तान और टीपू से नफरत करते हुए अपने कुत्तों को उन नामों से पुकारते हैं। बल्कि सुल्तान लफ्ज को इंतहाई जिल्लत अता करने के लिए अमेरिका के एक माने हमल अशिया बनाने वाली फर्म, जिसका माल रियायती नरखों पर तकरीबन तमाम दुनिया में सप्लाई होता है, उसने अपने कॉन्डम का नाम सुल्तान रखा है। इससे अंदाज़ा लगा लो तुम मजहब और तरक्की याफ्ता लोगों के तासुब का, जो अपने गैर जानिबदार होने का अज खुद ढिंडोरा पीटते पीटते नहीं थकती। मुझे हज्जाम के लिए लफ्ज खलीफा इस्तेमाल करने से सख्त चिढ़ है। कौन सा तेल इस्तेमाल करती हैं आप, सरसों का या नारियल का? नर्स ने जो सूफिया के बाल खोल चुकी थी तेल की तलाश में नजरें दौड़ाते हुए पूछा। सर्दियों में तो नारियल का तेल ही इस्तेमाल करती हूँ, अंदर गुसल खाने में पड़ा है। सूफिया ने गुसल खाने की तरफ इशारा करते हुए कहा। नर्स गुसल खाने से नारियल के तेल का डब्बा उठा लाई
और सूफिया के सर में तेल झुसने लगी। नारियल का तेल भी एक तरह से कुदरती थर्मामीटर है। इसके जमने और माए हालत में तब्दील हो जाने से मौसम की तब्दीली का एक सीधा सा अंदाजा लगाया जा सकता है। नर्स ने जोरदार अंदाज में सूफिया की सर हिला देने वाली मालिश करते हुए कहा। सूफिया इस हालत में उसे कोई जवाब नहीं दे सकती थी, क्योंकि जुबान दांतों तले आ जाने का खदशा था। वो मालिश का लुत्फ उठा रही थी, और लुत्फ कभी कभी जुबाबंदी का दूसरा नाम होता है। इंसानों की तरह बैठकर पेशाब कर, कुत्ता बनना तुझे ज्यादा पसंद है। अगर किसी रिश्तेदार ने देख लिया तो कोई तुझे अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देगा। जमशेद अपने भांजे से मुखातिब था, जो लॉन में खड़ा पेशाब कर रहा था, और ऐन उस वक्त अलमास खान पर नजर पड़ते ही जमशेद दोनों बाजू फैलाकर उसकी तरफ लपका। ओ मेरा यार आ गया, मेरा जिगर वट आ गया। मगर उसे हैरत हुई जब अलमास ने उसके बड़े हुए बाजू झटक डाले और कहा, मैं किसी का यार नहीं, मैं तुमसे लड़ने आया हूं। आखिर हुआ क्या? नाराज तो मुझे होना चाहिए कि तुम मेरी शादी में शरीक नहीं हुए, उल्टा मुझ पर नंबर टांग रहे हो। जमशेद अपने भांजे की मौजूदगी की वजह से शर्मिंदा और रिजर्व था, वरना वो उसे खानदानी किस्म की कोई गाली निकाल चुका होता। मुझे उस शादी में शिरकत ना करने का ताना दिया जा रहा है, जो तलाक की शक्ल में मंसूख भी हो चुकी है। अलमास ने जो बात बहुत बाद में कहनी थी, छूटते ही कह डाली। ये तुम दोस्तों वाली बात नहीं कर रहे। तुम्हें सूफिया का तर्जुमान बनकर मेरे घर आने का कोई हक नहीं। जमशेद भी गुस्से में आ गया। इंसानियत दोस्ती पर फौकियत रखती है, और तुमने भाभी को तलाक देकर इंतहाई सतही और खुदगर्ज होने का मुजाहरा किया है। अलमास ने वही कहा जो वो सोच कर आया था। वो स्क्रिप्ट से एक लफ्ज हटने को तैयार न था। तुम्हें मेरा मौक़िफ़ सुने बगैर सिर्फ अपनी सुनाने का कोई हक नहीं। आओ अंदर चलते हैं। जाने क्या सोचकर जमशेद ने अपने रवैये में यकदम लचक पैदा कर ली। अलमास को जमशेद की इस बात में वजन महसूस हुआ। ऐन मुमकिन था कि सूफिया उससे कुछ छुपा रही होती। वैसे भी फरीक़ैन का मौक़िफ़ सुने बगैर कोई राय कायम कर लेना इंसाफ नहीं। जुल्म होता है, चाहे वो जुल्म अपने आप पर ही क्यों ना हो। क्या कह रहे थे गुड्डू से? अलमास ने जिप बंद करते हुए जमशेद के भांजे की तरफ इशारा किया। इतना बड़ा हो गया है बेगैरत, मगर बेशर्मों की तरह लॉन में छिड़काव कर रहा था। मैंने इस बात पर डांटा था, जमशेद ने घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होते हुए कहा। मैंने तो कोई रिश्ते विश्ते की बात सुनी थी। अलमास ने मूड ही किसी हद तक खुशगवार बनाते हुए जमशेद से कहा। हाँ, मैंने तो उसे गोदों में खिलाया है, उसकी छी पॉटी धोई है। उसकी भलाई की खातिर कह रहा था कि अपनी मर्दाना खुसूसियात की गौरी मिसाइल की तरह नुमाइश न करे। कहीं तुम्हारी मर्दाना सलाहियतों से खौफजदा होकर रिश्तेदार तुम्हें अपनी लड़के देने ही से इनकार न कर दें। जमशेद उसकी वजाहत के दौरान ही गुड्डू दोनों के करीब से गुजरा और जान गया कि उसका जिक्र खैर किया जा रहा है। वो माजी करीब में किए गए अमल पर शर्मिंदा दिखाई देता था। अच्छा, ये बात थी। अलमास ने बतौर ख़ास गुड्डू को ऊंची आवाज़ में सुनाते हुए कहा। गुड्डू ने रफ्तार बढ़ाई और पर्दे के पीछे गायब हो गया। पहले तुम्हें आइसक्रीम वगैरह खिलाकर ठंडा करता हूँ, फिर कोई बात करूँगा। जमशेद अलमास के लिए आइसक्रीम लेने ताम खाने में चला गया और जल्द ही मुख्तलिफ जायकों की आइसक्रीम से भरा हुआ डोंगा उठाए चला आया। उसके पीछे पीछे उसका भांजा गुड्डू आइसक्रीम कप और चम्मच उठाए हुए था। वो मारे शर्म के अलमास से आंखें चार नहीं कर पा रहा था। हल्के से सामान को किसी भारी बोझ की तरह मेज पर फेंकते ही भाग गया। हाँ, अब बताओ, शादी से लेकर तलाक तक का किस्सा। अलमास ने आइसक्रीम खाते ही कहा। यार, अब क्या बताऊं तुम्हें। मुझे सूफिया से शादी सिवाय चंद रोज की जिस्मानी लज्जत के ज़रा रास नहीं आई। पहले शादी पर बेहिसाब खर्च हो गया, बल्कि कर्जा तक चढ़ गया। फिर हनीमून ने कमर तोड़ दी। फ्रांस जैसे महंगे मुल्क लेकर गया था सूफिया को, जहां होटल में काम करने वाली एक अदना वेट्रेस ने भी मुझे सूफिया से बेहतर नजर आती थी। जितना खर्चा मैंने हनीमून पर किया, उतने में औसत दर्जे का आदमी शरई शादियों की तादाद पूरी कर सकता था। फ्रांस से वापस आते ही उसके गुर्दों का दौर शुरू हो गया।
हर छोटे बड़े ने मुझे ही इल्ज़ाम दिया कि मैं ही उसके गुर्दे तबाह करने का जिम्मेदार हूँ। खैर, इलाज शुरू हुआ। अगर फ्रांस ही में उसे दर्द वर्द हो जाता तो शायद वहीं इलाज भी हो जाता। यहाँ पाकिस्तानी डॉक्टरों ने मेरी बीवी को रिसर्च लेबोरेटरी बनाकर रख दिया। शायद ही कोई दवाई हो जो डॉक्टरों ने सूफिया को इस्तेमाल ना करवाई हो। जब इंसान डॉक्टरों के रहमो करम पर हो तो सियाना से सियाना भी बेबस हो जाता है। आखिरकार ये पता चला कि एक गुर्दा बिल्कुल काम नहीं कर रहा और उसे तब्दील करना पड़ेगा, वरना वो दूसरे गुर्दे को भी तबाह कर देगा। इलाज के इस मरहले तक पहुंचते पहुंचते मेरा दिवालिया निकल गया। सूफिया पैसे पीने वाली मशीन बन चुकी थी। मुझे तो लव मैरिज करने की खुदा ने ऐसी सजा दी जो दुश्मन को भी ना मिले। सूफिया से शादी पर ना मेरे घर वाले राजी थे और ना उसके घर वाले। चुनाचा उसकी बीमारी के सिलसिले में मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। कारोबार तबाह हुआ, दुकान फरोख्त हुई, दोनों कारें बिक गईं। सिर्फ कोठी बिकनी बाकी रह गई थी कि खुदा को मुझ पर तरस आया। मैं मायूसी के आलम में अपने सिलसिले के पीर मुकर्रम अली शाह के पास गया और उनके पांव पर सर रखकर बहुत रोया। उनके आगे हाथ जोड़े कि वो मुझे मेरी बीवी की बीमारी की शक्ल में नाजिल होने वाले अजाब से किसी तरह बचा लें। मैं इस वक्त फिल्म अजाब ही मुकम्मल करवा कर आ रहा हूँ। अलमास ने जमशेद की बात काटी। जो फिल्म हमारी चली है, तुम्हारी फिल्म उसके सामने कुछ भी नहीं होगी। जमशेद ने अलमास की कटौती का नोटिस लिए बगैर बात जारी रखी। आखिर पीर साहब को मुझ पर और मेरे घर वालों पर तरस आ गया। उन्होंने वादा किया कि वो मेरे घर आकर चिल्ला करेंगे और हमारे घर से नहूसत निकालकर बाहर करेंगे। इससे बड़ी खुशखबरी मेरे लिए और क्या हो सकती थी। मैंने पीर साहब से कह दिया कि अब मैं उन्हें साथ लिए बगैर दरबार से नहीं उठूंगा। आखिर 7वें रोज मेरी सुनी गई और पीर साहब अपनी जीप में मेरे हमरा रवाना हुए। उनके हमरा उनके 2 बॉडीगार्ड और मालशिए भी थे। शायद तुम्हें पीर मुकर्रम अली शाह साहब के वालिद साहब के बारे में इल्म हो। बड़े पीर साहब नंग धड़ंग रहा करते थे और औरतें उनके जिस्म पर बड़े हुए बालों में पलने वाली जुएं और जेरे नाफ हिस्से का मैल छोटी छोटी डब्बियों में डालकर टोने टोटके के लिए ले जाया करती थीं। उनका बचा हुआ खाना खाने के घर से मुक्तदीन आपस में दस्तो गिरेबां हो जाया करते थे और बड़े पीर साहब को ये नज़ारा बहुत मरगूब था। और जब मुतकदीन औरतें ऐसा करते हुए एक दूसरे के कपड़े फाड़ डालती तो बड़े पीर साहब मौजूदाना अंदाज में सर को झटके देते, तालियां पीटते। वहाँ का एक खिदमतगार पीर साहब के बचे हुए खाने में और खाना मिलाकर बतौर तबर्रुक मुरीदों में फ़रोख्त करता था। मगर छोटे पीर साहब ऐसे नहीं। उनका तर्ज हयात अपने वालिद से खासा मुख्तलिफ है। खैर, पीर साहब अपनी गाड़ी में मेरे घर पहुँचे। तमाम घर वाले ड्राइंग रूम में पीर साहब के कदमों में बैठ गए और उनके कदम बोसी की। पीर साहब सूफिया की बीमारी का हाल कुछ मेरी जुबानी सुन चुके थे, कुछ सारे घर वालों ने अपने अपने अंदाज में उन्हें सुनाया, जिसे सुनकर पीर साहब ने फैसला किया कि सूफिया का अस्पताल में रहना खतरे से खाली नहीं। उसके गिर्द किसी खबीस रूह ने हिसार बुलंद कर रखा है। पहले तो पीर साहब ने अस्पताल जाकर सूफिया के बेड के पास बैठकर 5 घंटे की मुसलसल मेहनत से वो हिसार तोड़ा। इस दौरान पूरा अस्पताल डॉक्टरों, नर्सों और मरीजों समेत इकट्ठा हो गया। अस्पताल की इंतजामिया ने पीर साहब के अमल को अपने मामलात में मुदाखलत करार दिया और पुलिस तलब करने की धमकी दी। पीर साहब पर उनकी धमकियों का जरा बराबर भी असर न हुआ। अस्पताल वालों ने अपनी जिलालत दिखाई। पुलिस आई मगर SHO भी पीर साहब का मुरीद निकला। अस्पताल की इंतजामिया अपना सा मुंह लेकर रह गई। पुलिस बगैर कोई कार्रवाई किए पीर साहब से माजरत करके चली गई। अस्पताल के मरीजों ने यह मौजज़ा देखकर पीर साहब के आगे पानी दम कराने के लिए बोतलों के ढेर लगा दिए और बतौर नजराना एक बड़ी रकम उनके आगे डाल दी। पीर साहब अस्पताल के कामयाब दौरे के बाद सूफिया के हमरा घर वापस लौटे और उसी रात सूफिया का रूहानी इलाज शुरू किया। इस दौरान खाना पकाने और ले जाने और दीगर काम करने की जिम्मेदारी सोबिया जमशेद की छोटी बहन के सुपुर्द थी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर सूफिया भली चंगी हो गई। दर्द वर्द सब गायब, मुंह पर लालियां आने लगीं। पीर साहब ने जाने की इजाजत चाही और वापसी पर सोबिया को अपनी खिदमत में ले गए। हफ्ते बाद मैं सोबिया को लेने पहुंचा तो पीर साहब ने कहा कि मैं दोबारा घर जाकर तमाम घर वालों को भी ले आऊं।
उन्होंने सोबिया को अपने अक़द में लेने का फैसला किया था। सच्ची बात यह है, मैं इस निकाह पर राजी न था, मगर मेरी शादी पर कौन राजी था जो इस मामले में मेरी रजामंदी को अहमियत दी जाती। वैसे भी सूफिया को सेहत अता कर देना मुझ पर पीर साहब का ऐसा एहसान था जिसने मेरी जुबान बंद कर रखी थी। खैर, घर वाले आए और निकाह हो गया। पीर साहब ने मेरी बहन को जेवरात में लाद दिया। वहां से वापस आते ही सूफिया की तबीयत एक बार फिर खराब हो गई। मैं फिर पीर साहब के पास भागा गया, मगर अब के पीर साहब ने मेरे साथ आने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि ये हुक्म दिया कि मैं सूफिया को जाते ही तलाक दे डालूं, क्योंकि अगर मैंने ऐसा करने में जरा भी देर की तो मेरी कोठी नीलाम होने की नौबत भी आ जाएगी। मेरी बहन ने भी पीर साहब के बयान की तायद की और बताया कि बुरा वक्त मैंने देखा, और बताया कि उसने भी 2 रोज कबल कोठी फरोख्त होने का मंजर एक ख्वाब में देखा था। जिस कदर बुरा वक्त मैंने देखा, मेरी जगह अगर तुम भी होते तो यही करते। मैंने अस्पताल में जाकर सूफिया को जुबानी और तहरीरी तलाक दे दी और घर आकर सुकून की नींद एक अरसे बाद सोया। ये है मेरी कहानी और सारा कच्चा चिट्ठा। अगर तुम मुझे हक सच पर कहो तो फिर भी ठीक है, और अगर मौका परस्त, खुदगर्ज और जालिम कहो तो फिर भी ठीक है। टीवी पर मैच देखने वाले तो यही कहते हैं कि बैट्समैन ने हर बॉल पर छक्का क्यों नहीं मारा और बॉलर हर गेंद पर आउट क्यों नहीं लेता। ये तो मैदान में खेलने वाले जानते हैं कि क्या भाव बिकती है। सूफिया को तलाक देने पर मैं जरा भी शर्मिंदा नहीं। मैं जब तक उसके साथ चल सकता था चला, जब थक गया तो छोड़ दिया। उसने तो मुझसे कोई गिला नहीं किया। तुम लोग अच्छे दोस्त हो मेरा खाकर मेरे ही खिलाफ बातें करते हो। जमशेद ने भी जिया की तरह अलमास को खाने का ताना दिया था। जनरल जिया ने एक मर्तबा अदीबों की कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि आप लोग मेरा खाकर मेरे ही खिलाफ लिखते हैं। यानी सरकारी खजाने को बादशाह की तरह अपना माल कहा जा रहा था और उसके खाने वालों से नमक हलाली के वादे लिए जा रहे थे। जमशेद की बातों का आखिरी हिस्सा अलमास ने बड़े सहबर और ज़ब्त से सुना था, और इस बात का एहसास भी उसे हो चुका था कि जमशेद के दिमाग पर उसके पीर साहब छाए हुए हैं। उसकी बातों का असर उस पर कभी भी नहीं होगा, जो अपनी कमसिन बहन बूढ़े पीर के हवाले करके शर्मिंदा नहीं। उसके सामने एक बीमार और नाकारा बीवी को तलाक देना क्या हैसियत रखता है। उसने बड़े मुनाफिकाना अंदाज में, जमशेद, मैं अपनी कही बातों पर सख्त शर्मिंदा हूँ और आइंदा तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, कहा और वापस चला गया। ये क्या अहमकाना तरीन फैसला किया है तुमने, बल्कि 2 अहमकाना फैसले। अलमास की फिल्म अजाब की हीरोइन फरीहा ने उसे फोन पर लताड़ते हुए कहा, तुम तो यही कहोगी, अगर तुमसे शादी के लिए हाँ कर दूं तो सब ठीक हो जाएगा, और तुम मेरे इस फैसले को मेरी जिंदगी का आला तरीन फैसला करार दोगी। क्यों, यही बात है ना। अलमास ने भी फरीहा को तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए कहा, जज्बाती होने की जरूरत नहीं, मुझसे नहीं किसी से भी पूछ लो। अपना गुर्दा तो मजनू और फरहाद तक ने अपनी महबूबाओं को नहीं दिया था, और फिर तुम गुर्दे के साथ साथ उसे शादी जैसी अजमत भी दे रहे हो। एक बार फिर सोच लो, तुम्हारा शादीशुदा होना तुम्हारी मार्केट वैल्यू खराब भी कर सकता है। अगर शोहरत आंधी की तरह आती है तो तूफान की तरह गुजर भी सकती है। मुझसे शादी की सूरत में तो तुम्हें ये एडवांटेज हासिल होगा कि हम दोनों उसे खुफिया रखेंगे और अपना मुस्तकबिल महफूज कर लेने के बाद मुनासिब वक्त पर उसका ऐलान करके दुनिया को हैरान कर डालेंगे। एक बात और सोचो, गुर्दा लग जाने की सूरत में भी इस बात की क्या गारंटी है कि सूफिया दोबारा बीमार नहीं होगी और तुम्हें भी जमशेद की तरह कंगाल नहीं कर डालेगी। तुम्हें इस वक्त आगे बढ़ने के लिए सुकून और सपोर्ट की जरूरत है। सूफिया की शक्ल में तुम एक जंजीर अपने पाँव में डाल लोगे, वो मुकाम नहीं हासिल कर पाओगे जिसके तुम मुस्तहिक हो, और तुमसे कहीं कमतर दर्जे के लोग महज अपनी यकसुई और दानिशमंदाना फैसलों से उसे पा भी चुके होंगे। तुम समझ ही गए होगे कि मेरा इशारा किन लोगों की तरफ है। अलमास ने इस बार फरीहा की बातें पहले से कहीं ज्यादा तवज्जो से सुनी थी, मगर वो सूफिया के बारे में किए गए फैसले पर कायम था। आने वाले वक्त की गारंटी ना तुम दे सकती हो और ना ही सूफिया। अगर मैं बतौर अदाकार फिल्मों के जरिए इंसानियत का दर्ज देता हूँ, तो क्या अमली जिंदगी में ऐसा करना मेरे लिए जरूरी नहीं? मेरी तवक्कुआत शोबिस से इतनी नहीं जितनी तुम्हारी है। मुझे एकड़ों में फैले घर और 10-15 गाड़ियों की कोई आरजू नहीं। मुझे एक घरेलू किस्म की बीवी दरकार है जो सूफिया की शक्ल में मेरे सामने है, जब मैंने उसे कोई ताल्लुकात वाबस्ता ही नहीं की।
तो मैं उससे गिला किस बात का करूंगा। फायदे या नुकसान के बारे में रेस कोर्स जाने वाला सोचा करता है। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं दूसरों से मुख्तलिफ हूँ। मैंने प्रोड्यूसर को कभी नहीं कहा कि वो मुझे लेने के लिए अपनी गाड़ी भिजवाए। मैं ना सिर्फ ड्रेसेस अपने इस्तेमाल करता हूँ बल्कि मेकअप तक अपनी जेब से करता हूँ, और शूटिंग पर अपना लंच बॉक्स ले जाने वाला भी शायद मैं वाहिद अदाकार हूँ। कमीनापन मेरे खमीर में शामिल नहीं, कमीने लोगों में रहता जरूर हूँ। मुमकिन है तुमने जो कुछ कहा हो उसमें मेरी भलाई की बात हो, मगर ये भी तो सोचो आखिर खुदा ने मेरी खोपड़ी में मगज किस लिए रखा है। तुम वो कहती हो जो तुम्हारा दिल कहता है, और मैं वो कहता हूँ जो मेरा दिल कहता है। अगर हम दोनों का दिल एक ही बात कहे तो उसे मैं एक खूबसूरत इत्तेफाक ही कहूँगा। हम अगर जिंदगी भर के लिए ना भी मिल पाए तो फिल्म के सेट पर ही तो मिलते ही है ना, और फोन पर भी गपशप होती रहा करेगी। अलमास ने बड़ी खूबसूरती से फरीहा को समझाने की कोशिश की। फरीहा अपनी बात तरखाए जाने पर आजर्दा जरूर थी, मगर खुलकर नाराज होने की हिम्मत उसमें भी नहीं थी। मेरी नेक तमन्नाएं तुम्हारे साथ हैं, फरीहा ने यह कहकर फोन बंद कर दिया। अलमास खान के दोस्त उसे कह रहे थे कि वो सूफिया को गुर्दा देने से पहले उससे निकाह कर ले, मगर अलमास खान ने ऐसा ना किया क्योंकि ऐसा करना उसे सौदेबाजी महसूस होता था। सूफिया का ऑपरेशन कामयाब रहा और उसे अलमास का गुर्दा रास आ गया। ऑपरेशन के 2 माह बाद डॉक्टरों ने सूफिया के पूरी तरह सेहतमंद होने का ऐलान किया। सूफिया गुस्ले सेहत कर लेने के बाद अलमास के हमरा दाता दरबार देगे चढ़ाने गई। जुमेरात का दिन होने की वजह से वहां बहुत रश था। अलमास लोगों की कोनियां मारते हुए सूफिया के लिए रास्ता बना रहा था। आखिरकार दोनों मजार की जाली छूने में कामयाब हुए। वहीं एक जाली थामे जमशेद भी खड़ा था। हर जुमेरात दाता दरबार हाजिरी देना उसका मामूल था। वो मारे अकीदत के आंखें बंद किए खड़ा था। अलमास और सूफिया ने उसकी तरफ दीदा नजरों से देखा और उसकी आंखें खुलने से पहले ही भीड़ में गुम हो गए। दुआओं में कितना फर्क था। एक मर्द अपनी बीवी से छुटकारा पाने की खुशी में नफिल अदा करने आया था और दूसरा उसी मनहूस करार पा जाने वाली औरत को पाने की खुशी में देगे चढ़ाने आया था। सब दाता से खुश थे और दाता कब्र में लेटा उनकी हरकतों को जाने किन नजरों से देख रहा था। देखो, मुझे औरतों की ये आदत बड़ी बुरी लगती है जब वो घर जाकर कहती हैं, ओहो मैं फला चीज तो वहीं भूल आई। मुझे ऐसा मर्द ना समझना कि मैं तुम्हारी गुमशुदा चीज की खातिर दोबारा यहाँ आऊंगा। अब इस अस्पताल को दूर ही से सलाम। अलमास की बात ने सूफिया समेत सबको मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। बाजी सूफिया, बड़े खुशकिस्मत हैं आप जिन्हें अलमास भाई जैसा खुश मिजाज खाविंद मिला है। नर्सों में से एक ने कहा, अभी 3 खुशकिस्मत खवातीन की गुंजाइश है मेरे पास जो मेरी खुशमिजाजी का मजीद लुत्फ उठा सकती हैं। अलमास और शेर हो गया। बच्चे 2 ही अच्छे और बीवी 1 ही अच्छी। हाँ, अगर सूफिया बाजी की नजर उतारने के लिए 2-3 लाना चाहते हैं तो और बात है। एक नर्स ने सूफिया की तर्जुमानी करने का हक अदा कर दिया। अलमास ने शर्मिंदा होने की एक्टिंग करते हुए सूफिया के सामान का कुछ हिस्सा अपने हाथों में थाम लिया। ये सफूरा नजर नहीं आ रही, उसकी ऑफ है क्या? सूफिया ने अचानक याद आ जाने पर उस नर्स के बारे में पूछा जिसे वो अपनी दोस्त तो क्या मुंह बोली बहन तक बना चुकी थी। हाँ, उसकी ऑफ है, मैं अभी हॉस्टल में उससे मिलकर आ रही हूँ। कुछ परेशान सी दिखाई दे रही थी। सफूरा की सहेली ने बताया, वो तो हर वक्त हंसती रहती है, परेशान कैसे हो गई? सूफिया ने बेचैन सा होकर कहा, अल्लाह जाने, मैं तो एक बात कर रही थी। सफूरा की सहेली सूफिया के कुरेदने से कुछ घबरा सी गई। अलमास, मैं सफूरा से मिलने नर्सिंग हॉस्टल जा रही हूँ, तुम्हें कुछ देर यहाँ कमरे में बोर होना पड़ेगा। सूफिया ने अलमास से कहा और अलमास ने उसे इशारे से जाने की इजाजत दे दी। कमरे में मौजूद तमाम नर्सें तालाब में उतरती हुई बतखों की तरह तेजी से बाहर निकल गईं। लगता है सफूरा सो रही है। सफूरा के कमरे की तरफ रहनुमाई करने वाली नर्स ने जैसे अपने आप से कहा, तो क्या हुआ, मरी तो नहीं है? मैं तो उसे मिले बगैर जाने का सोच भी नहीं सकती। सूफिया ने सफूरा के कमरे की तरफ तेजी से बढ़ते हुए कहा। नर्स सफूरा के कमरे के बंद दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। 1 बार, 2 बार, 3 बार।
फिर दस्तक दरवाजा धड़धड़ाने में बदल गई, मगर अंदर से ना तो कोई आवाज आई ना ही दरवाजा खुला। जाने क्या मसला हो गया। नर्स कुछ घबरा सी गई। क्या कभी पहले भी ऐसा हुआ है? सूफिया को कुछ और ही शक पड़ा। मैं समझ गई हूँ जो आप कहना चाह रही हैं, मगर मैं आपको कसम खाकर यकीन दिला सकती हूँ कि जब से मैं इस हॉस्टल में आई हूँ, यहाँ कोई मर्द तो क्या, चिड़ी का बच्चा तक किसी कमरे में नहीं आया। मेरे आने से पहले यहाँ कोई ऐसा वाकया हुआ हो तो मैं कह नहीं सकती। नर्स का रंग कुछ उड़ सा गया था। तो फिर दरवाजा ना खुलने की क्या वजह हो सकती है? सूफिया कुछ झल्ला सी गई। आप दरवाजा खटखटा कर देखें, नर्स ने सूफिया से दरख्वास्त की। मुझे खुलजा सिमसिम का वजीफा आता है जो दरवाजा खुल जाएगा। जितनी जोर से तुमने दरवाजा पीटा है वो तो नशे में मस्त आदमी को भी होश में दिलाने के लिए काफी है। अल्लाह खैर करे, मैं यहीं खड़ी होती हूँ, तुम वार्डन को बुला कर लाओ। सूफिया की बात सुनते ही नर्स तकरीबन भागती हुई वार्डन को बुलाने चली गई। ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।